नमस्कार, चुनाव मंच के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जीवन में जितने चुनाव लड़े सब जीते, कोई चुनाव नहीं हारा। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में सारे ओपिनियन पोल कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी जीत होने वाली है। एक ऐसी शख्सियत अगर वो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार फिर चुनाव जीते तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब हाथ रखा तो पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं जो जनता के मन में है। 5 साल आपका कार्यकाल रहा, जनता के मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ अटकलें हैं, और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आप बेबाकी से जवाब देंगे। धन्यवाद। कुछ पहेलियां हैं। आपने कहा कि चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इक्वल टू तमंचावादी। अब ये समझा दीजिए, यह है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। जो लोग इस चुनावी मैदान में आए हैं उनके जो अनेक रूप और रंग है, जिसे अगर आप एक बहुत सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो उनका बहुरूपिया ब्रांड है, ये उसी का प्रतीक है। ये बहुरूपिया ब्रांड, जिसका नाम समाजवादी है, काम जब अवसर मिला था उत्तर प्रदेश में तो दंगावादी हो गया, और सोच परिवारवाद से ऊपर कभी निकल ही नहीं पाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी इस आबादी के प्रदेश को कभी अपना नहीं माना। उत्तर प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए उनके मन में संवेदना नहीं थी। मुख्यमंत्री का कार्यालय या मुख्यमंत्री का आवास इस तबके के लिए कभी नहीं खुला। उस कालखंड में मुख्यमंत्री आवास खुलता था किसी पेशेवर माफिया के लिए, किसी पेशेवर दंगाई के लिए, और वह दंगाई सोच आज भी झलकी है जब राजनीतिक दलों ने अपने टिकट की पहली सूची जारी की है। और इसलिए हम लोगों ने इसी बात को कहा कि लोग जो बोलते हैं ना, वह बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस बात का गवाह है। 2012 से 17 के बीच हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में एक दंगा होता था। 2017 के पहले हम उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जाते थे तो बेटियों के सामने सुरक्षा का एक खतरा पैदा होता था। संभ्रांत परिवारों के लोग और गांव से जुड़े हुए लोग या शहरी क्षेत्र के लोग अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए अपने संरक्षण में, अपने घर में रख करके नहीं पढ़ा पाते थे। उन्हें दूर प्रदेश के बाहर किसी छात्रावास में भेजने के लिए मजबूर थे।
ये जो दंगावादी सोच के लोग हैं, समाजवादी चोला पहन करके अपनी परंपरागत परिवारवादी सोच के साथ फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आए हैं और इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ा था। आपने जो कहा उसमें से बहुत सारे सवाल निकलते हैं योगी जी। आपने कहा कि उनके जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो लिस्ट है, उसमें बहुत सारे आपराधिक लोग हैं। वो कहते हैं ये सारे आपराधिक मुकदमे आपकी सरकार ने दर्ज करवाए, तो आपको एडवांस में पता था वो किसको टिकट देने वाले हैं? देखिए, हमारी सरकार 2017 में आई है और हमारी सरकार ने चुनाव में आने के पहले हमारी पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने अपना एक खुला आमंत्रण दिया था कि वे लोग अपने विचार हमें भेजें, हम उसे लोक कल्याण संकल्प पत्र के रूप में संकलित करेंगे और उन्हें संकल्प मान करके सरकार आने के बाद फिर उन सभी मुद्दों पर सरकार कार्य करेगी। लेकिन इनमें से जो चेहरे हैं, इनमें बहुत सारे तो पेशेवर दंगाई हैं, पेशेवर माफिया हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, 17 के पहले से हैं। उनकी बात में कोई दम नहीं, लेकिन हां इतना जरूर है, हमारी पार्टी ने जो जनता के सामने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, हमारी सरकार ने उस कार्य को किया है। 5 वर्ष का कार्यकाल हमारा बीतने जा रहा है, प्रदेश में एक भी दंगा न होना। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश की सुरक्षा के माहौल को प्रदेश की बेटियों के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए, प्रदेश के आम नागरिकों के लिए हमने सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया है। और ये जो सुरक्षा का बेहतर माहौल है, ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें पलायन के लिए नहीं, प्रगति के लिए स्थान होगा। आज कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं करता, आज कोई युवा उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। उत्तर प्रदेश से पलायन करता है अपराधी, उत्तर प्रदेश से पलायन करता है कोई पेशेवर माफिया, और उत्तर प्रदेश से जो उद्यमी, जो व्यापारी कभी भय से, असुरक्षा के माहौल में पलायन करने के लिए मजबूर हो चुका था, वह वापस उत्तर प्रदेश में आकर के फिर से अपना निवेश भी कर रहा है और एक सुरक्षित माहौल में उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान भी दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, तीनों के चेहरे बेनकाब हुए हैं फिर से, क्योंकि इन लोगों में जो होड़ सी लगी है, इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को टिकट देने की, जनता जनार्दन की अदालत में लोग फिर जनता के सामने आए हैं और मुझे लगता है 10 फरवरी से मतदान भी है, तो जनता जनार्दन इस पे स्वयं ही अपना फैसला लेगी। योगी जी, वो कहते हैं कि आपका डंडा जिस पर चलता है, आपका बुलडोजर जिस पर चलता है, वो मजहब देख के चलता है। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, आजम खान हो। देखिए, हम लोगों ने 5 वर्ष की सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार का संकल्प था, वह कार्य किया। मैं पूछना चाहता हूं, जिन चेहरों को वे लोग महिमा मंडित कर रहे हैं,
ये दुर्दांत चेहरे, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का हर व्यक्ति इन्हें माफिया और अपराधी ही कहेगा, इन्हें कोई धर्मात्मा तो नहीं कहेगा। आजम खां को लेकर बहुत शिकायत करते हैं अखिलेश कि उनके खिलाफ 87 मुकदमे आपकी सरकार के वक्त में हुए। देखिए, उनका कोई कसूर नहीं था। सरकार ने कोई भी मुकदमा राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं किया है। उनके कारनामों के कारण वे मुकदमे हुए हैं और वह न्यायालय के आदेश से हुए हैं। माननीय न्यायालय ने जहां पर प्रशासन को आदेश किया है, वहां पर प्रशासन ने उस प्रकार की कार्रवाई भी की होगी। आप गलत एफिडेविट देंगे, दलितों की भूमि पर कब्जा करेंगे, जबरन कमजोर लोगों को प्रताड़ित करेंगे, अवैध वसूली करके स्मारक खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज को यह स्वीकार्य नहीं। और उन्होंने जो गलत किए हैं, उस गलत कार्य की सजा कानून के दायरे में उनको प्राप्त हो रही है। मैं बड़ा साफ साफ पूछ लेता हूं, जो अखिलेश जी बार बार इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं सेलेक्टिव हैं। वो नाम देते हैं धनंजय सिंह का, वो कहते हैं वो तो पब्लिकली जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे थे, उनको फिर इनाम है, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। ब्रजेश सिंह का, ये सब लोग इसलिए क्योंकि वो राजपूत हैं, वो ठाकुर हैं, इसलिए उन पर डंडा नहीं चलेगा। देखिए, सरकार ने हर एक उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की है जिसने कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। जिसने भी कानून को बंधक बनाने का प्रयास किया है, अपराधी कोई भी हो, किसी जाति, किसी मत और किसी भी मजहब का हो, सरकार ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। और माफिया हमारे देश से माफिया है, अपराधी हमारे देश से अपराधी है, और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और 10 मार्च के बाद फिर कार्रवाई होगी। वो योगी जी ये भी कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा केसेस किसी के खिलाफ दर्ज हैं तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर हैं। आईपीसी की हर धारा में केस है। देखिए, मेरे खिलाफ आज के दिन पे कोई मुकदमा नहीं, और मेरे अपना कोई भी मुकदमा हमारी सरकार ने, मैंने अपना या हमारे उप मुख्यमंत्री का कोई भी मुकदमा हमारी सरकार ने वापस नहीं लिया है। लेकिन हां, मैं इस बात को बता सकता हूं कि अखिलेश जी के पिताजी के ऊपर दायर मुकदमों को समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वापस लिया गया था। अखिलेश जी पर दायर तमाम ऐसे मुकदमे आज भी हैं जिनको इन्होंने छुपाने का कार्य किया है, और इसीलिए वे चुनाव में जाने से हमेशा बचते रहे हैं, कहीं जनता के सामने वे एक्सपोज न हो जाएं। इसलिए वे इन सच्चाइयों से हमेशा भागते रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, मैंने अपने खिलाफ या हमारे उप मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दायर किसी भी मुकदमे को सत्ता रहते हुए कभी वापस नहीं लिया है। योगी जी, अब राजनीतिक दलों की बात अगर छोड़ दें, जो उत्तर प्रदेश के आम जनता है, यहाँ के प्रबुद्ध समाज है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और सब मानते हैं कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में सुकून है, शांति है, रोज रोज के झगड़े खत्म हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है, और ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि ये ठोक दो की नीति तो जरा ठीक नहीं है। देखिए, हमारी जो नीति है वह दोनों प्रकार से प्रदेश में लागू होती है। एक, सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन के मन में भय पैदा हो, और उसका संकल्प है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक संकल्प होना चाहिए, और हमारी सरकार भारत के, हमारे पवित्र ग्रंथों के, शास्त्रों के इस मंत्र को अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़ी है, और हमने उसी उद्देश्य से कार्य किया है।
अगर हम इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो फिर ये बेलगाम हो जाएंगे। अगर हम इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तो फिर प्रदेश में असुरक्षा का माहौल खड़ा होगा। इतना भय तो इन अपराधियों के मन में होना ही चाहिए कि अपने गले में तख्ती लटका करके थानों में गिड़गड़ाते हुए, घुटना टेकते हुए दिखाई दें और जनता और देश प्रदेश की जनता इनको देख सकें कि गलत काम का गलत नतीजा हमेशा हुआ है और हम लोग वही देखना चाहते हैं कि जहां सत्य होगी सत्यमेव जयते का यह संकल्प हमेशा चरितार्थ होगा और सत्य की जय यह संकल्प सरकार का है। सरकार उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है जिससे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम सत्य का एहसास भी करा सकें और उनके अंदर सुरक्षा का एक शाश्वत भाव भी जागृत कर सकें। सत्य का एहसास कराते कराते आपने इत्र का एहसास करा दिया। इत्र वाले थे, उन पर रेड करा दी इलेक्शन के टाइम पर। देखिए, इत्र वाले मित्र से वे बहुत चिढ़ते हैं। इत्र वाले मित्र ने उनकी इतनी दुर्गति कर दी है कि अब उनके फोटो भी आ गए हैं। वो पहले तो बोल रहे थे कि साहब मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब यूरोप के वे फोटोग्राफ आए जो 2015 में उनके साथ साथ भ्रमण के आए हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि ये लोग इत्र वाले मित्र के साथ प्रदेश की विकास की योजनाओं पे कैसे डकैती डालते थे, कैसे इनके द्वारा प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलने चाहिए थे, उसमें कैसे ये बाधक थे। आज उत्तर प्रदेश गरीब कल्याणकारी योजनाओं में देश का अग्रणी राज्य है, उसको लागू करने वाले राज्य में। आखिर यह कार्य 2017 के पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? आखिर गरीब का घर कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाला शौचालय कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाली रसोई गैस का कनेक्शन कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा का कवर का पैसा कहां जा रहा था? गरीबों को मिलने वाली वे तमाम योजनाएं, ये फ्री में राशन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य सुविधाओं का लाभ, ये पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? कारण साफ है, इत्र वाले मित्र के घर में ये पैसा कैद हो जाता था। कारण साफ है, आज हम 6 से 7 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? कारण साफ था, क्योंकि इत्र वाले मित्र के साथ यूरोप की यात्रा का आनंद लेने वाले लोग उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं पर डकैती डालते थे, गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। और आज वही पैसा जब आरसीसी की दीवार पर जेसीबी लग करके निकाला जाता है तो नोटों का वह ढेर, नोटों का वह पहाड़ इनके सामने सफाई देने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि हमारा तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं था तो फिर सफाई क्यों दे रहे थे, क्यों पीड़ा हो रही थी? और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इनकी वास्तव में संवेदना उन गरीबों के प्रति नहीं थी जो 17 के पहले भूख से मर रहे थे, अभाव में तरस रहे थे, प्रदेश से पलायन कर रहे थे, जो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे। उनके प्रति इनकी संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो इत्र वाले मित्र के प्रति थी, इनकी संवेदना तो उन पेशेवर माफियाओं के प्रति थी। और ये लगातार उस कार्य में लगे रहे और उस प्रकार का कृत्य करते रहे। वे कारनामों के कारण प्रदेश की जनता बार बार उन्हें प्रदेश में जवाब भी दे रही है। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया और 22 में भी 10 मार्च के लिए भी वे तैयार रहे। योगी जी वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो तो बीजेपी के दोस्त थे, गलती से उनका रेड मार दी। 2015 की फोटो झूठ नहीं बोलती है। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं यहां पर और कल मैं
इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू से मुकर जाऊं कि वो तो मैं था ही नहीं, तो इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या हो सकता है। 2015 की फोटो तो इस बात को बताती ही है कि यूरोप की यात्रा का आनंद किनके साथ ये लोग ले रहे थे। इसलिए वे कितनी भी सफाई दें, देखिए सत्य सत्य होता है और जनता की अदालत उस सत्य को सामने ला ही देती है। अब एक सत्य आपका है, आप मेरठ में, मुजफ्फरनगर में लोगों को बताते हैं, पलायन की याद दिला रहे हैं, यहां से लोगों का पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि पलायन की लिस्ट झूठी थी, कोई पलायन हुआ ही नहीं था। देखिए, अब कोई व्यक्ति सच्चाई से ही मुंह मोड़ ले, उसको क्या कह सकते हैं। मैं तो कैराना में स्वयं गया था 2 महीने पहले, किराना के पीड़ितों से मैं स्वयं मिला था। किराना में जाकर के मैंने वहां के उन व्यापारियों से भी पूछा था। मुझे लगता है कि सभी जो मीडिया संस्थान ने उसको दिखाया भी था, कैसे उस परिवार की एक बेटी मेरे पास आई उस समय, और उस बेटी ने मुझे बताया था। मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा अब तो नहीं डर लगता है? उसने कहा नहीं साहब, अब तो भय नहीं लगता, मैं यही स्कूल पढ़ रही हूं। और परिवार, जिसके परिवार के 2-2 सदस्यों की निर्मम हत्या उसी किराना में हुई थी, आज वे लोग वापस फिर से 6 वर्ष के बाद किराना में आकर के अपना व्यवसाय फिर से प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन किराना से पलायन हुआ था, कांधला से पलायन हुआ था, 1 दर्जन से अधिक कस्बों से उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ था 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद पलायन नहीं हुआ। 2017 के पहले 2013 में अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुजफ्फरनगर का वो दंगा कौन भूला है, कौन भूल सकता है, जिसमें सचिन और गौरव 2 नवयुवकों की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा के लिए उन सोहदों से बोलने के लिए गए थे, भाई क्यों हमारी बहन को परेशान करते हो, स्कूल जाती है उसको परेशान क्यों कर रहे हो। इसी में उनकी हत्या हो गई। यानी ये अराजकता थी। और उसके बाद दंगों का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, महीनों तक मुजफ्फरनगर चलता रहा। और जब सरकार ने पहल भी की तो दंगा पीड़ितों के घाव पर मलहम लगाने की बजाय दंगाइयों को यहां बुला करके, मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उन दंगाइयों को सम्मानित करने का काम किया था। इससे ज्यादा शर्मनाक दृश्य कुछ नहीं हो सकता। और मैं इसीलिए कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी मुजफ्फरनगर के दंगों के खून से दागदार है। इस समाजवादी पार्टी की लाल टोपी अयोध्या में राम भक्तों के खून से सनी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, कभी नहीं स्वीकार करेगी। इनके कोई भी किसी भी प्रकार का ये लोग चेहरा प्रस्तुत करेंगे, कितनी भी सफाई देंगे, लेकिन जब भी इनको अवसर प्राप्त हुआ है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता पर इसी प्रकार की बर्बरता ढाई है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब शांति और सौहार्द के पथ पर प्रगति की एक नई कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ रही है। और इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए, उनकी अराजकता के लिए, उनकी दंगावादी सोच के लिए, उनके परिवारवादी सोच के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। योगी जी, अखिलेश जी की शिकायत यह है कि ये जो कैराना के पलायन था, ये बड़ी पुरानी बात है। मुजफ्फरनगर के दंगे, ये बड़ी पुरानी बात है। अब चुनाव है तो आप पुराने घावों को कुरेद रहे हैं। देखिए, हम पुराने घावों को नहीं कुरेद रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो वहां हुआ था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो लोगों को सुकून मिला है, जो शांति मिली है, विकास के पथ पर अग्रसर होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज सुरक्षा के एक माहौल में पूरे क्षेत्र में लोगों के मन में एक विश्वास जगा है। शासन की योजनाओं को इसके साथ उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ है। गलती उनकी लोग तब ये मान लेते कि हो सकता है गलती एक बार हुई हो,
जनता ने उन्हें एक बार माफ किया था। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जनता ने माना हो सकता है सुधर गए हो, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते। वे तो आज भी वही है, क्योंकि टिकट की पहली सूची में और दूसरी सूची में जिस प्रकार की एक होड़ लगी है इन लोगों में, सपा में, बसपा में, उस सूची को देख करके आप कह सकते हैं कि चेहरे वही दागदार हैं जो पलायन के लिए मजबूर करते थे, जो दंगा भड़काने का कार्य करते थे। ये वही लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इसलिए वहां गांव गांव में हर एक व्यक्ति इस बात के लिए सजग है। आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी व्यक्ति से आप अकेले में पूछिए, वो बता देगा कि वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का मूड क्या है और वह किस दिशा में जा रही है। इसीलिए आप ये 80%, 20% की बात करते हैं। हां, मैंने पहले कह दिया था, उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान अपनी एक नई कथा लिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने इन मुद्दों के आधार पर प्रदेश की एक नई छवि निखारी है। और हमने उन सभी मुद्दों को इस दौरान आगे बढ़ाया है जो हमने कहा था। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हुआ है। सुरक्षा का एक माहौल सबको मिला है। हमने चेहरा देख करके सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको। पहले होता क्या था, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मुख्यमंत्री बनते थे या सरकार बनती थी तो मुख्यमंत्री या मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। आज तो कोई नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री या मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपना मकान बनाया हो। हां, हमने प्रदेश के 43 लाख गरीबों को एक एक आवास जरूर दिया है। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ। प्रदेश के अंदर जिन गांवों ने कभी बिजली नहीं देखी थी, 1,21,000 से अधिक ऐसे मजरों तक विद्युतीकरण का लाभ पहुंचाने का कार्य भी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। जिन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिली थी, बनटांगिया गांवों को, मुसहर गांवों को, थारू जनजाति के गांवों को, कोल, चेरो और अन्य जनजाति मुसहर जाति के लोगों को, यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित थे। पहली बार शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1,43 लाख गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 15 करोड़ गरीबों को हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में वह व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपने जीवन को बचाने की चिंता करे, उसकी जीविका को बचाने का प्रबंध स्वयं सरकार करेगी और इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला उत्तर प्रदेश, ये डबल इंजन की सरकार का लाभ आज प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। एक्सप्रेसवे यहां बन रहे हैं, मेट्रो यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उत्तर प्रदेश में बिछाई जा रही है। 5 सिटी हमारी इससे जुड़ चुकी है। आगरा में तेजी के साथ कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी में 2017 के पहले केवल 2 सिटी थी हमारी जहां पर हमारे एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज 9 शहर हमारे प्रदेश के अंदर, एयरपोर्ट हमारे प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं और देश के 75 गंतव्यों तक
देश और दुनिया के 75 गंतव्यों तक यात्राएं आसानी से उत्तर प्रदेश से हो सकती है। 13 नए एयरपोर्ट हम प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह बना रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। ये सभी कार्य डबल इंजन की सरकार का प्रदेश को मिला है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहचान 2017 के पहले लोग क्या कहते थे? जहां व्यक्ति और उसकी पूंजी दोनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, जहां बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, जहां पर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता था वह सुरक्षित अपने घर को वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। नंबर 1। दूसरी स्थिति थी, लोग ये मानते थे कि अगर दिन में चलोगे तो जहां से सीमा आप समझ लीजिए, जहां सड़कों से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मानो उत्तर प्रदेश आ गया। आप नेपाल से आते थे तो, बिहार से आते थे तो, झारखंड से आते थे तो, मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से आते थे तो, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से या दिल्ली की ओर से, किसी भी ओर से आते थे, गड्ढे दिखते थे। आज ये सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ। आज प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा जा चुका है। एक्सप्रेस वे का एक जाल बिछा करके एक नए दिशा में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और तीसरी जो पहचान 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की थी कि सायकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो, मान लो उत्तर प्रदेश आ गया। बिजली भी नहीं मिलती थी, बामुश्किल 3-4 घंटे कहीं मिल जाए तो गनीमत थी। एक सांसद रहते हुए मुझे इस बिजली के लिए आंदोलन करना पड़ता था, लोग परेशान होते थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है। यह डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को मिला है। और यह सुविधा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की जनता को दिया है। हां, उनके समय में प्रदेश की पहचान यहां पर फैक्ट्री तमंचा बनाने वालों की लगती थी, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की लगाते, यहां पर प्रश्रय पाते थे और वे तमंचा बनाते थे अवैध फैक्ट्रियों में। लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश भी योगदान दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ में स्थापित होने जा रही है। ऐसे ही भारत डायनामिक्स का भी एक उपक्रम झांसी में स्थापित होने जा रहा है। अलीगढ़ नोड में तमाम उद्यम डिफेंस कॉरिडोर के स्थापित होने जा रहे हैं। अलग अलग नोड में अलग अलग कार्य प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य हो रहे हैं। यह वही प्रदेश है जहां कोई निवेश नहीं करना चाहता था। आज उत्तर प्रदेश देश के निवेश का सबसे अच्छे गंतव्य में से एक है। और मैं कह सकता हूं, ये केवल निवेश नहीं बल्कि प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी एक माध्यम बना है। और यह डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है। योगी जी, इतने अच्छे काम आपने गिनाए, सड़क भी दी है, राशन भी दे रहे हैं और सब लोगों को दे रहे हैं, तो फिर चुनाव में ये जिन्ना की, पाकिस्तान की, मुसलमान की बात क्यों होती है? देखिए, विकास और सुशासन के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के आई है। वो तो कह रहे हैं आप लाते हैं। और आप याद करिए, जब ये देश 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ा हुआ था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जिन्ना को महिमामंडित किया था। मुझे आश्चर्य होता था उनकी सोच पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी माने जाते हैं। वो राष्ट्रनायक हैं। एक राष्ट्रनायक की तुलना एक खलनायक से करना
ये देश का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान है, देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता की उन सपूतों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, लेकिन उनके लिए वोट बैंक की राजनीति राष्ट्र नायकों से महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसलिए मुद्दा छेड़ा। जब हम विकास की बात कर रहे थे, जब हम सुशासन की बात कर रहे थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे, तब उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ा। तो स्वाभाविक रूप से जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि उन्हें जिन्ना चाहिए या गन्ना चाहिए, क्योंकि गन्ना वहां की समृद्धि का आधार है, किसानों की खुशहाली का आधार है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। हमारी सरकार के समय सभी 119 चीनी मिलें हम लोग चला रहे हैं, बंद चीनी मिलों को भी चला रहे हैं, नई चीनी मिलों को भी लगा स्थापित कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज ही महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि में गया था, छपरौली। 40 वर्षों से मांग थी वहां पर एक नई चीनी मिल स्थापित करने की। इस दौरान सभी को सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी, लोक दल को भी, किसी ने नहीं स्थापित की है। हमारी सरकार आई 2017 में, हमने वहां पर चौधरी चरण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ ही एक नई चीनी मिल की स्थापना रमाला में की है। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान, आप आश्चर्य करेंगे, पिछली सरकार के समय पिछली सरकार का कुल वार्षिक बजट ही 2 लाख करोड़ का था और हमारी सरकार अब तक 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का तो गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। 1 लाख करोड़ से अधिक हम लोगों ने किसानों के खाते में दिया है। 36,000 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोगों ने, 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के पास अब तक 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गई है और लगभग 72,000 करोड़ रुपए प्रदेश के अन्नदाता किसानों से जो खाद्यान्न खरीदा गया था, एमएसपी का लाभ, एमएसपी का दाम उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी देने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। ये प्रदेश के अन्नदाता किसानों को ही इससे ज्यादा पैसा हम लोगों ने दिया जितनी पिछली सरकार का बजट हुआ करता था। उनके विजन में विकास नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं नहीं, वे इस पे चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि जब उन्होंने किया नहीं था, उनका विजन भी नहीं था और उन्होंने किया भी नहीं, तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए जब हम विकास की बात करते हैं तो वे जिन्ना की बात करते हैं, जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे पाकिस्तान के मुद्दे को छेड़ते हैं, जब हम महिला कल्याण की बात करते हैं तब वह किसी ऐसे मुद्दे को फिर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वे जातिवाद की बात करते हैं। जब हम प्रदेश के समग्र विकास की बात करते हैं तो वे लोग फिर से उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के प्रति अपनी संवेदना दिखाने लगते हैं जिनके कारण प्रदेश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ था। इसलिए ये मुद्दे उन्होंने छेड़े थे, उसका एक जवाब उनको दिया गया है। योगी जी, आपने किसानों के लिए क्या क्या किया, आपकी सरकार ने ये गिनाया, लेकिन एक इंप्रेशन ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं, खासतौर से जाट समाज के लोग हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं, जिनकी वोट की सपोर्ट से पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था। देखिए, अन्नदाता किसान के लिए जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है, कभी नहीं हुआ। और हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने 2014 में जो कहा था, जो जो बातें कही थी किसी भी क्षेत्र की, वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए,
समाज के किसी भी वर्ग के लिए अक्सरशः उसको उन्होंने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ 2018 में मिलना प्रारंभ हुआ। एमएसपी की घोषणा 67 में हुई थी, लेकिन लाभ मिला कब? 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लागत का 1.5 गुना दाम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप अगर ये दाम मिला है तो मोदी जी के कारण प्राप्त हो पाया। इससे पहले नहीं मिल पाता था, इससे पहले केवल मुद्दा था, लेकिन वास्तविक लाभ मिला तब। सिंचाई की योजनाएं, आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 30-30 वर्षों से 40-40 वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई। अकेले बुंदेलखंड में 1.5 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को हमारी सरकार ने पूरा किया है, भारत सरकार के सहयोग से। पिछली सरकार ही नहीं। अगर किसान को आप पानी नहीं देंगे, किसान को आप तकनीक नहीं देंगे, किसान को सही समय पे बीज और खाद नहीं देंगे, किसान की उपज को आप समय पे खरीदेंगे नहीं और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको देंगे नहीं, तो किसान की समृद्धि होगी कैसे? किसान खुशहाल होगा कैसे? और यह किसी ने दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लेकिन पिछली सरकारें ये नहीं कर पाती थी, उनका ये विजन ही नहीं था, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, नौजवान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, महिलाएं उनकी एजेंडे के हिस्से थी ही नहीं, विकास उनके विजन का पार्ट ही नहीं था, तो इन पे उनसे चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं था। आप छपरौली का जिक्र कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह के इलाके में गए, उनके ग्रैंडसन और मुलायम सिंह के बेटे साथ साथ हैं। वो कहते हैं हम दोनों किसान हैं, और वो हम जानते हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, योगी जी की सरकार से नाराज है। देखिए, अभी ये गठबंधन है ना, 2019 में महागठबंधन था। ये महागठबंधन क्यों टूट गया, ये वही लोग जाने। मैं तब भी मानता था। एक बात पूछनी चाहिए इन लोगों से, 2019 में क्या हुआ था? क्या जनता ने इन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया था? नहीं, ये जनता जनार्दन भी जानती है, अवसरवादी गठबंधन है। इसके बारे में आप कह ही सकते हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर का संग। ये तो बेर और केर का संग है, यह अवसरवादी है, और इस अवसरवादी गठबंधन को जनता भी जानती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी जानता है। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान को रात्रि में अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए अब पंपिंग सेट लेकर के खेत में जाना पड़ता था, खेत में उसकी हत्या हो जाती थी। पंपिंग सेट अगर रात्रि में खेत में है तो वह चोरी हो जाता था। पशुपालक है तो उसका पशु अवैध बूचड़खाने के हवाले चला जाता था। वे लोग परेशान थे। 2017 के बाद केवल सोच हमारी ईमानदारी नहीं है, बल्कि उस ईमानदार सोच के साथ दमदार काम भी दमदार देखने को मिला होगा। 2017 के बाद अन्नदाता किसान को रात्रि में खेत में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली हर गांव को दी, हर किसान को दी। किसान को उनकी उपज का दाम दिया, किसान को सुरक्षा दी। आज किसान अपने खेत में अपना पंपिंग सेट छोड़ भी देगा, कोई चोरी नहीं करेगा, उसको विश्वास है। जिसको सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, जिसको आर्थिक समृद्धि सरकार दे रही है, जिसके जीवन में खुशहाली लाने का काम सरकार कर रही है, उस अन्नदाता किसान का आशीर्वाद उसी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जिस भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उसे दिया है। उन लोगों को नहीं जो केवल चुनाव के समय अपना चेहरा दिखा करके एक गठबंधन बना करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। अन्नदाता किसान कभी उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है ये सुरक्षा, जो बेटियां सुरक्षित हुई हैं, ये किसी किसान और किसी व्यापारी के घर की बेटियां हैं। जो आज किसान सुरक्षित माहौल में वहां
अपनी न केवल खेती बाड़ी बल्कि अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहा है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश का किसान है। कभी मुझे नहीं लगता है कि इनको जनता जनार्दन इनको कभी बर्दाश्त करेगा। लेकिन योगी जी वो लाल टोपी के साथ साथ अब लाल पोटली लेकर गए थे, जेब में से निकाली थी अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा था ये अन्नदाता की लाल पोटली है। हाँ, ये लाल जो पोटली है ये मुजफ्फरनगर के दंगों में लाल हुई है। वहां के किसानों पर जो गोलीकांड हुआ था, सचिन और गौरव जैसे नवयुवकों की जब 2013 में हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तो उस हत्या के बाद जब किसान पंचायत हो रही थी और उस किसान पंचायत में जो किसान जा रहे थे, किस निर्ममता के साथ और किस कायराना तरीके से उन पर हमले किए गए थे। क्या ये मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भूल गया क्या? कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। और मुझे लगता है किसी स्वाभिमानी समाज को इस प्रकार के अन्याय और इस प्रकार के बर्बर कायराना हरकतों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और सरकार इसीलिए आई थी 2017 में, हम लोगों ने इसीलिए उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का कार्य किया था। जो लोग उस समय निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, हमारी सरकार ने आने के बाद पूरी मजबूती के साथ सुरक्षा का एक माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर दिया, जिसके कारण आज हर व्यक्ति वहां पर खुशहाल है। ये किस बात का अन्न का संकल्प कर रहे हैं? इनके समय तो अन्नदाता किसान स्वयं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, कर्ज तले दब गया था, गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था, सर्वत्र अराजकता की स्थिति थी, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, न समय पे बीज, न समय पे खाद, न उनके पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था, कुछ भी तो नहीं थी। तो कौन सा संकल्प करना चाहते हैं? और फिर संकल्प में कब से इनका विश्वास हो गया, ये मैं नहीं समझ पाया। ये तो संकल्प में कम विश्वास करते थे, इनके समय में तो प्रगति का मापक क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार, मुझे एक बात बता दें, कोई ऐसी विकास की योजना वे बता दें जिसको वे कह सकें हमने किया है। उनके समय के विकास का केवल एक कार्य दिखाई देता है, और विकास के उस कार्य को अगर मैं कहूं तो हो सकता है आप भी हंसेंगे। उनके समय का एक विकास दिखता है और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। इसके अलावा एक भी विकास उनका नहीं दिखता है। हमारी सरकार के समय में यही पैसा जब आज तीर्थों के विकास में, धामों के विकास में दिखता है, लगता है, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बनकर के उभरती है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है। हमारी सरकार के समय आज वही अभियान आगे बढ़ता है तो काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बनकर के तैयार होता है। आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रजभूमि के विकास के साथ जुड़ करके ब्रजभूमि के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। विंध्यवासिनी धाम के विकास का भव्य और दिव्य कुंभ आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनता था। पहले उत्तर प्रदेश दंगाग्रस्त प्रदेश था, अपराधग्रस्त प्रदेश था, लेकिन आज भव्य दीपोत्सव, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, भव्य काशी विश्वनाथ धाम और प्रदेश के 700 ऐसे तीर्थ स्थल हम लोगों ने विकसित किए हैं पिछले 5 वर्ष के दौरान। ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, जो आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। ये एक सामान्य भी ये फर्क साफ है और प्रदेश की जनता भी इसको समझ रही है। योगी जी, इतना फर्क है, ये बात सही है। कुछ महीने पहले तक लोग कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का कोई मुकाबला नहीं है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरफा वोटिंग होगी और जो आप 300 पार कहते थे वो हो जाएगा। लेकिन जब से ये ओबीसी नेता छोड़कर गए हैं, लोग कहते हैं जीत तो जाएंगे लेकिन थोड़ी सीटें कम होंगी। देखिए, हमारा जो संकल्प था वह राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास था। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पूरे देश के अंदर समान रूप से लागू किया। हमारे यहां जाति, मत और मजहब नहीं था। हमने चेहरा देखकर के योजना का लाभ नहीं दिया।
मैं पूछना चाहता हूं, सामाजिक न्याय क्या है? क्या गरीबों का हड़प लेना ये सामाजिक न्याय है? क्या अपने परिवार के बारे में सोच रखना, क्या यही सामाजिक न्याय है? दंगाइयों को प्रश्रय देना, क्या यही सामाजिक न्याय है? गरीबों को उनकी योजना का लाभ देना, नौजवानों को उनके अनुरूप रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाना, समाज के प्रत्येक तबके को योग्यता के अनुसार अवसर देना, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। केवल परिवारवादी सोच सामाजिक न्याय की प्रतीक नहीं हो सकती। और मैं तो इस बात को कहता हूं, होती है तो हम लोगों ने अपने पुराणों में भी पढ़ा है, शास्त्रों में भी इस बात को देखा है। कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, वे हमेशा भटकती रहती हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। उनको भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं, उनको कभी शांति मिलेगी ही नहीं। और इसलिए मान करके चलिए, वे इतने बड़े जनाधार वाले हैं तो अपनी मूल सीट से, जहां से वे पिछली बार लड़े थे, वहां से उनको लड़ना चाहिए ना। बड़े जनाधार वाले हैं तो वहां से लड़के देखें, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये लोग मंत्री थे आपकी सरकार में, 5-5 साल कई लोग मंत्री रहे, कई लोग 2 साल मंत्री रहे, और इनका कहना है कि 2017 में जो बीजेपी की जीत हुई, 2019 में जो जीत हुई, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी। सच है कि हर व्यक्ति जब मिलता है तो मिल करके विजयी होता है। हम तो कहते हैं व्यक्ति ही नहीं, हर मतदाता जब एक साथ एकजुट होकर के एक पार्टी विशेष को वोट देता है तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है। और प्रदेश के मतदाताओं पर हमारा विश्वास है। प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अवसरवादी राजनीति करने वाले लोगों के साथ नहीं जनता होती है। और जनता भी इस बात को जानती है कि इन लोगों की सोच क्या है। वे लोग जिस संकुचित दायरे में रह करके कैद होकर के रह गए हैं, वे लोक कल्याण का माध्यम नहीं बन सकते, समाज कल्याण का माध्यम नहीं बन सकते। और चुनाव आ ही गए हैं, चुनाव में जनता जनार्दन सबका भी फैसला करेगा। क्योंकि सबके पत्रों में एक ही बात लिखी है और एक ही शब्द है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया। ये तो प्रदेश की जनता जनार्दन जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अति दलित के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। जो सुरक्षा दिया है, ये सुरक्षा प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को दिया है। जो इस समृद्धि दिखाई दे रही है, ये प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके लाने का प्रयास हुआ है। जो 43 लाख गरीबों को मकान मिले हैं, ये दलितों, अति पिछड़ों और प्रदेश के गरीबों के ही बने हैं। ये जो बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं, ये जो फ्री में अन्न योजना का लाभ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ मिला है, ये प्रदेश के ही गरीबों को, दलितों को, अति दलितों को, अति पिछड़ों को और हर गरीब को मिले हैं। चेहरा देख करके नहीं, लेकिन हां, योजना का लाभ हर व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सरकार का इस संकल्प था, सरकार ने अपने उस संकल्प को पूरा किया है। लेकिन जो लोग मंत्री थे वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल ही नहीं आती थी। देखिए, मुझे लगता है कि वे अपने को स्वयं एक्सपोज कर रहे हैं और उन्होंने एक्सपोज भी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक एक कैबिनेट के सभी मंत्रियों की एक खुला मंच होता है और उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव उस विभाग के मंत्री की सहमति के साथ ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होता है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, लेकिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य विभाग का मंत्री या विभाग का जो भी अध्यक्ष होगा वही करेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों को अगर अपने विभाग की योजना की जानकारी नहीं है
अपने विभाग के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में ये लोग सही तथ्य नहीं जान पा रहे हैं, तो ये उनकी योग्यता पर स्वयं प्रश्न खड़ा करता है कि उनको कोई जानकारी नहीं होती थी, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे तो कैबिनेट की बैठक में वही चर्चा कर पाएगा जो अपने विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव का अध्ययन करके वहां आता हो, वही खुली बहस कर पाता हो। और ये केवल एक विभाग के पास नहीं जाता है, हर विभाग के से जुड़े हुए जो भी प्रस्ताव आते हैं विभाग प्रस्तुत करता है, उससे रिलेटेड जितने भी विभाग होते हैं उन सबकी जब उसमें सहमति होती है तो उस सहमति के बाद ही फिर वह कैबिनेट में आता है, अंत में मुख्यमंत्री की सहमति से मुख्यमंत्री के पास अंत में फाइल आती है फाइनल स्वीकृति लेने के लिए। ये कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार है, इन विभागों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है। अगर किसी विभाग की उसमें असहमति होती है तो फिर मुख्यमंत्री को आवश्यक लगता है कि हम उस विभाग के साथ बातचीत करें कि आखिर आपकी असहमति का आधार क्या है, तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसको वापस भेज दिया जाता है कि एक बार फिर से अंतर विभागीय सहमति बनाने का प्रयास करके फिर इस फाइल को प्रस्तुत करो, इस मुद्दे को प्रस्तुत करो। ये चीजें दिखाती हैं कि उन लोग स्वयं ही जनता के साथ अन्याय कर रहे थे अगर उनको अपने विभाग के प्रस्ताव के बारे में स्वयं की जानकारी नहीं थी, और ये उनकी स्वयं की यानी उनके स्तर को बताता है कि वह किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए थे। क्यों छोड़ के गए ये लोग? देखिए, उनके अपने अवसर हो सकते हैं, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने कहा ना अतृप्त आत्माएं होती हैं, और वह उन लोगों के साथ गए हैं ना जहां की सोच, जो मैंने पहले भी कहा कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। तो जब परिवारवादी सोच तक ही सीमित रहना है, किसी को अपने बेटे के लिए, किसी को अपनी बेटी के लिए, किसी को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए और भी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षाएं पूरी ना होती, इसलिए उनको लगा होगा कि हो सकता है कि अब फिर दूसरे घर में चले जाएंगे तो हो सकता है वहां अपेक्षाएं पूरी होंगी। अब तो दूसरे घर में भी बेटे को टिकट नहीं मिली, अब तो भी देखेंगे तीसरे घर की तरफ फिर प्रस्थान करेंगे। ये तो अतृप्त आत्माएं हैं, चलते रहने, घूमता रहेगा। ये तो अनंत ब्रह्मांड है, एक दो सवाल यात्राएं चलती रहेंगे। अभिमन्यु का सवाल है, अभिमन्यु कहां है? हाँ पूछिए। नमस्ते मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल आपसे आवारा पशुओं से जुड़ा हुआ है। इन आवारा पशुओं की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का काफी नुकसान होता है और इसी के साथ कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, ये निराश्रित गोवंश है, ये आवारा नहीं है, ये किसी न किसी पशुपालक का है। पशुपालक ने उन्हें तात्कालिक दृष्टि से छोड़ा हुआ है। इसमें सरकार की अनेक योजनाएं हैं और जिसको हम लागू कर चुके हैं। नंबर एक तो है, प्रदेश सरकार निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित कर रही है, जिसमें 7 लाख गोवंश हमारे पास निराश्रित गो आश्रय स्थल में है, जिनकी देखभाल सरकारी संरक्षण में हो रही है। दूसरी योजना है जो प्रदेश सरकार सहभागिता योजना के अंतर्गत चलाती है, जिसमें प्रदेश का कोई भी किसान अगर गोवंश की सेवा, निराश्रित गोआश्रय स्थल में जो गोवंश हमारे पास है, जैसे आप आवारा पशु कह रहे हैं, अगर इसमें से किसी गोवंश को वह अपने पास ले जाकर के पालने की व्यवस्था करता है, उसकी देखरेख करता है, उसको ठीक ढंग से उसकी देखरेख करता है, तो हर किसान को हम 4 गोवंश तक अनुमन्य करते हैं और इसमें 900 रुपये हर गोवंश की हर महीने हम उसे देते हैं। यानी अगर महीने की बात करूं तो 4 गोवंश है तो 3600 रुपये, 2 है तो 1800 रुपये हर महीने सरकार उसको उपलब्ध कराती है। लेकिन उसकी हर महीने हम भौतिक सत्यापन करवाते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से। इसमें तीसरी योजना हमारी है
पोषण मिशन के साथ हमने इसको जोड़ा है। जो कुपोषित माताएं हैं, किशोरी कन्याएं हैं या कुपोषित बच्चे हैं, उन परिवारों को चिन्हित करके उन्हें निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक ब्याही हुई गाय उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि वह जो गाय निराश्रित गौ स्थल पर हैं, वो उन्हें इसलिए उनके मालिकों ने छोड़ दिया है, पशुपालकों ने छोड़ा है, या तो वे बछड़े हैं या अगर गोवंश है तो कम दूध देती हैं, कोई 500 ग्राम, कोई 200 ग्राम, कोई 100 ग्राम, तो वे लोग उसको छोड़ देते हैं। और ये दूध जो उनका होता है एकदम देसी गोवंश है, तो दूध बहुत उपयोगी है, अमृत है। कुपोषित परिवार को अगर 50-50 ग्राम 2 बार दूध मिल गया तो उनके लिए अमृत होगा। तो कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाने का एक अभियान है। ऐसे लगभग 15,000 के आसपास परिवारों को हमने एक एक गोवंश दिया है, ब्याई हुई गाय दी है, लेकिन उसके साथ 900 रुपये भी हर महीने हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं गाय को ठीक ढंग से देखभाल करने के लिए। ये 3 योजनाएं तो सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत संचालित हुई हैं और सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक गोवंश की देखभाल हम प्रदेश के अंदर वर्तमान में कर रहे हैं। इसमें हमने एक योजना बनाई है कि ज्यादातर पशुपालक इसलिए गाय गोवंश छोड़ते हैं, या तो बछड़ा होता है या फिर कम दूध देती है। तो नस्ल सुधार के लिए एक अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है कि हम नस्ल सुधार के एक विशिष्ट अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया है। पशुपालन विभाग इसके लिए एक अभियान चला रहा है। हर विकास खंड में इस अभियान को हम लोगों ने लागू कर दिया है, जिसमें भारतीय नस्ल का देशी जो गोवंश है, जो गाय अभी 100 ग्राम 200 ग्राम तक दूध दे रही है, यही गाय आने वाले समय में 2 किलो से लेकर 5 किलो तक, फिर इसके दूध की वृद्धि करते हुए 5 किलो से 7 किलो तक कैसे हम इसको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस अभियान को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके मूल रूप में कारण यह है 2017 के बाद ये समस्या इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि 17 के पहले तो इसमें ज्यादातर गोवंश अवैध बूचड़खानों में कट जाता था। हमने अवैध बूचड़खानों को 2017 में बंद कर दिया था। हमने 2017 में अवैध तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश और बंगाल जो गोवंश तस्करी के माध्यम से चला जाता था उसको रोक लगाई है। तो स्वाभाविक रूप से जो गोवंश वंश होगा वो यहीं रहेगा। और दूसरा, अगर हम यहां पर चलाते भी हैं अन्य राज्यों से भी बड़े पैमाने पर गोवंश यहां पे प्रदेश के अंदर आता है, हमारे यहां निराश्रित गौ आश्रय स्थल हैं, हम वहां पे रखते भी हैं। 8 लाख गोवंश की सेवा हम इस रूप में कर रहे हैं और लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पशुपालन विभाग इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हम हर गौशाला को, हर निराश्रित गौ आश्रय स्थल को ऊर्जा के साथ भी जोड़ सकें। और इस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के काशी में एक गोकुल योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें गाय के जो गौशाला है उसके साथ हम लोगों ने एक अत्याधुनिक वहां पे सीएनजी प्लांट लगाया है, जिसमें गाय के गोबर का दाम भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ गोबर गैस प्लांट से जो गैस बनेगी उस गैस से सीएनजी बना करके उसका भी अच्छा दाम वहां पर प्राप्त हो रहा है। तो इससे गौरक्षा भी होगी और किसानों को भी इस प्रकार की जो अभी समस्या उनके सामने देखने को मिल रही, इसका समाधान होगा। राज्य सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, एक कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने अब तक इस समस्या का समाधान किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा संकल्प है कि हम लोग अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन गोवंश को भी कटने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ सरकार कार्य कर रही है। अखिलेश जी कई बार पत्रकारों पर व्यंग कसते हैं, कहते हैं आप योगी जी से विकास के बारे में नहीं पूछते, आप उनसे सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, 5 साल में आपने सरकार चलाई, कितने नए उद्योग लगे, कितना इन्वेस्टमेंट आया? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले
और सुरक्षा का जो माहौल था, उसमें देश या दुनिया का या प्रदेश का कोई भी उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था। निवेश का माहौल 2017 के बाद ही उत्तर प्रदेश में बना है और हम लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस दौरान प्रदेश के अंदर कराया है। ये 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये तो बड़ा निवेश हुआ है जिसमें देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, यानी कोरोना कालखंड में भी हमारी सरकार ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश में करवाया है। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट चीन से कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर के कई प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। 2015-16 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर है। यानी उद्यम की, यानी हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यवसाय की सुगमता किसी भी उद्यमी के लिए कैसे हो सकती है, इसमें शासन की छवि का असर पड़ता है, शासन के द्वारा किए गए रिफॉर्म का असर पड़ता है, शासन की जो पॉलिसी है उसका असर पड़ता है। और ये सभी कार्यक्रम 2017 के बाद जिस तेजी के साथ आगे बढ़े, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर है। आखिर ये 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकार ने रिफॉर्म पे ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकार ने सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकार ने किसी भी प्रकार से शासन की छवि को सुधारने पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण देश और दुनिया का कोई भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। यह रोजगार और यह निवेश केवल हमारे लिए निवेश का माध्यम नहीं था, यह हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी एक माध्यम बना। कितने रोजगार मिले युवाओं को और मैं इस बात इतना को कह सकता इन्वेस्टमेंट हूं। आया? देखिए, मैंने कहा 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश यूपी में स्थापित तो आया काफी ज्यादा, लेकिन जो अब तक प्रदेश में लग चुका है, जिसको हम ग्राउंड सेरेमनी कर चुके हैं, जिसकी उन सभी 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 5 साल के दौरान किया है। और ईमानदारी से मैं कहूं तो हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर 3 वर्ष के अंदर ही काम करने का अवसर मिला। विगत 2 वर्ष तो कोरोना से निपटने में ही हमारे समय ज्यादा व्यतीत हुए, अन्यथा एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य था हमारा, हम उससे प्राप्त करते। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कह सकता हूं, जो यात्रा जारी है ये सुरक्षा का और निवेश का, इसको रोजगार के साथ जोड़ करके प्रदेश के हर नौजवान को रोजगार और उसके बेहतर भविष्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। बहुत सारे काम जो आपने गिनाए, कानपुर मेट्रो, कुशीनगर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अखिलेश जी कहते हैं ये सारे के सारे गोरखपुर देवरिया 4 लेन, देवरिया से सलेमपुर 4 लेन, अयोध्या में भजन संध्या स्थल, सब उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वे भी करना चाहते थे? उसमें भी कह देते तो अच्छा रहता है। या वहां से अगर अयोध्या से चिढ़ ही थी तो कम से कम यही कह देते थे कि हम तो मथुरा में भी मंदिर बनाने का सपना देखे थे लेकिन नहीं बना पाए, यही बोल देते। कुंभ कराने का अवसर भी उनको प्राप्त हुआ था। 2013 में महाकुंभ था। कुंभ की अव्यवस्था, कुंभ की हड़बड़ी, कुंभ की गड़बड़ी, कुंभ की दुर्व्यवस्था ये जगजाहिर थी। और 2019 में कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। दिव्य और भव्य कुंभ एक यादगार इवेंट बन गया देश और दुनिया के लिए। यही फर्क है। उनको अवसर मिला, दुर्व्यवस्था का, गंदगी का शिकार हो गया, अराजकता का अड्डा बन गया, हर व्यक्ति नाराज होकर के गया। हमें मिला, देश और दुनिया का जो भी व्यक्ति प्रयागराज आया प्रफुल्लित होकर के चला गया। वाह, कुंभ, भव्य और दिव्य कुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करके ही गया होगा कि कुंभ और
दिव्य और भव्य कुंभ मोदी जी के विजन के अनुरूप प्रयागराज में हुआ है। तो ये सभी चीजें, देखिए, समस्या विकास करने न करने का नहीं, कोई भी सरकार आएगी थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। समय देना होता है, लगना होता है, अपने पराये का भेद छोड़ना होता है। जिनका सोच ही परिवारवादी हो, उनसे देश और दुनिया के बारे में सोच करने की फुर्सत कहां। एक दूसरा, उन लोगों से यह उम्मीद करना कि अपने दायरे से बाहर आकर के कुछ सोच सके। 12 बजे सो करके उठेंगे, इसके बाद तैयार होने में 1.5-2 घंटा लगेगा, उसके बाद अवसर मिलेगा, फिर कोई व्यक्ति आएगा, बताएगा कि भैया ये 4 लाइन आप बोलेंगे, फिर उनको रटने में आधा घंटा लगेगा, फिर उसको रटते हुए जाएंगे, वो अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलेगा क्या बताओ भाई क्या बोलेंगे, तो लोग ये बोल देंगे भाई देखो हमने सब काम किए थे लेकिन फीता ही लोग काटने के लिए आ गए। अरे जनता ने जब आपको इस लायक सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि आप फीता काट सकें। देखिए, वे समस्या देते थे, समाधान हमने दिया है। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार समस्या को नहीं, सरकार का नाम समस्या नहीं हो सकता, सरकार का काम समाधान है, और ये समाधान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। अब उन्होंने भी समाधान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, जो लोग अपने समय में प्रदेश में अंधेरा रखते थे, वे लोग बिजली क्या देंगे? आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, उससे पहले मैं 5 बार सांसद था भी, और बिजली की दुर्व्यवस्था से हम लोग स्वयं त्रस्त थे, हम सब परेशान थे, आंदोलन करते थे, भारत सरकार के पास भी मुद्दा रखते थे, लेकिन ये राज्य का विषय था, राज्य सरकार को करना था। भारत सरकार कहती थी कि हम बिजली देना चाहते हैं, लेकिन वे बिजली लेना नहीं चाहते। प्रदेश के अंदर 3 जनपदों में बिजली मिलती थी, राजधानी के नाते लखनऊ महानगर और 2 अन्य जनपद। 72 जनपद अंधेरे में रहते थे, अंधेरा। बिजली आने का न समय था, और जब आती नहीं थी तो जाने का प्रश्न ही नहीं होता। यह प्रदेश की पहचान थी। हम लोग आए, हमने सर्वे करवाया, 1,21,000 से अधिक मजरे हमें ऐसे मिले जहां बिजली कभी लगी ही नहीं। फिर हमने सर्वे कराया कि इसमें कितने लोग रहते हैं। पूरे प्रदेश में 1,43,00,000 से अधिक लोग थे जिन्होंने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे, और उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको हमने कहा यार देखो आपके यहां बिजली दी जा रही है। उस हंसे लोग, कहा साहब जब आसमान में बादल लगते हैं रात्रि के समय हम भी बिजली चमकते हुए देखते हैं। यह बिजली का नाम था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में 1,21,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई। प्रदेश के सभी 75 जनपदों को बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर व्यापारी और हर नगर को समान रूप से बिजली दी। इन्होंने बिजली का एक बहुत बड़ा घोटाला किया था, और वह क्या था? पावर परचेज एग्रीमेंट के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार को ऐसे देने होते थे कि आप बिजली ले ना ले, लेकिन वो पैसा देना ही देना है। और उसमें बिजली कितने की पड़ती थी? 17 से लेकर 18 रुपए पर यूनिट। आज के दिन पर अगर आप सोलर पावर लेंगे तो ठीक है, सोलर पावर आपको दिन में मिलेगी तो मुश्किल से 1.25 से 2 रुपए में मिल जाएगी। आप हाइड्रो पावर या थर्मल पावर लेंगे तो 5 रुपए से 6 रुपए के बीच में वो पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग पावर परचेज करते थे 17 रुपए 18 रुपए में, और उन पीपीए के नाम पर कितना गोलमाल हुआ होगा हर व्यक्ति जानता है। और ये लोग फ्री में देने की बात कर रहे हैं।
इन्होंने तो प्रदेश का कबाड़ा निकाल दिया था, प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। लोग तड़पते थे बिजली के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए लोगों को गांव दूसरे गांव में जाना होता था। कहां गए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए? आज तो कम से कम एक क्राइसिस नहीं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, लेकिन निर्बाध बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है। और मुझे लगता है ये सिलसिला बना रहना चाहिए। इस प्रदेश की जनता जनार्दन को देखना चाहिए। इन लोगों से कोई उम्मीद न करें जिन लोगों ने प्रदेश को बिजली से वंचित किया था, फर्जी पीपीए किए थे, जिन लोगों ने घोटाले के नाम पर, यानी तमाम बिजली के नाम पर तमाम घोटाले प्रदेश के अंदर किए थे, यानी कर्मचारियों तक का एक होता है ना कि कम से कम व्यक्ति जब जा रहा होता है उस समय सुकून के साथ राम नाम लेकर के शांति से अपनी यात्रा को विश्राम देता है। लेकिन वहां पर भी इन लोगों ने बिजली कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों में लगा करके कर्मचारियों के साथ भी अन्याय किया। योगी जी, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। होते रहे। वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजली के कारखाने थे हमारी सरकार ने लगाए थे, जो बिजली आज दे रहे हैं योगी जी वो हमने उसके कारखाने लगाए थे। योगी जी ने एक भी नया कारखाना नहीं लगाया बिजली का। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अखिलेश जी के मुंह से मैं विकास शब्द सुनता हूं, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में वैसे विकास शब्द था नहीं। विकास से उनको कोई लेना देना भी नहीं था। विकास का मतलब वो सिपाही परिवार का विकास समझते थे, उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन मैं आपको इस बात को बता सकता हूं और इंडिया टीवी से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी पावर का प्रोडक्शन हुआ है, अगर उस पावर प्रोडक्शन को और आज 2022 में जितना हो रहा है इन सबको मैं जोड़ूं तो 1947 से 2017 के बीच में 70 वर्षों में जितना पावर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज 2022 से आप उसकी तुलना करेंगे, इसमें से 35 से 36% पावर प्रोडक्शन यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय में हुआ है, हो रहा है, जिसमें से तमाम यूनिट का, चाहे वह अनपरा की हो, चाहे वह अभी हरदोआगंज की हो, इन सब का उद्घाटन का कार्यक्रम भी और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हमारी सरकार के समय हुआ है और उद्घाटन भी मैंने ही किया है, क्योंकि सौभाग्य हमें ही मिला है। हम अगर शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं, उनको कभी नहीं मिला क्योंकि नियति साफ नहीं थी। वहां पे तो कोई एक स्कीम जब चलती थी ना, वो पहले पीपीआर बनता था, लखनऊ का ही एक मामला है, 167 करोड़ का बना था, डीपीआर बनते बनते वो 300 करोड़ का हो गया और जिस कार्य को 1 वर्ष में होना था वो पूरा ही 1 वर्ष में नहीं हुआ, 2 वर्ष पूरे हो गए तब भी अधूरे थे। तब तक संजोग से हम आ गए। मैं एक दिन उधर से निकल रहा था तो मैं अचानक वहां पहुंचा। मैंने कहा भी इसकी प्रोग्रेस क्या है? उन्होंने कहा साहब 40%। मैंने कहा पैसा कितना खर्च हुआ है? कहा साहब 1400 करोड़। मैंने कहा डीपीआर कितने का था? कहा साहब 300 करोड़। मैंने कहा पीपीआर? चुप। मैंने पूरी फाइल मंगाई, पीपीआर था 167 करोड़ का, डीपीआर बढ़ गया 300 करोड़ का, खर्च हो गया 1400 करोड़ और कार्य की जो प्रोग्रेस है वह 40%। ये उनका प्रोग्रेस है, ये उनका विकास है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उस एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को, प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर वाराणसी को जोड़ता है, उसी एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर अपना विमान उतारा था। इमरजेंसी के समय भारतीय वायुसेना उस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकती है, इस दिशा से वह बनाया गया।
इसका शिलान्यास भी अखिलेश जी ने 2016 में कर दिया था, दिसंबर 2016 में। इसका डीपीआर कितने का था? इन्होंने बनाया था 15,200 करोड़ का। अच्छा होता आप ये आंकड़े नोट करते, क्योंकि मैं समीक्षा करते करते सब आंकड़े मेरे कंप्यूटर में दर्ज हो जाते हैं, फीड हो जाते हैं। 15,200 करोड़ रुपए का। मई 2017 में जब मैंने इसकी समीक्षा की, क्योंकि मार्च 2017 में हमारी सरकार आ गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया। मई 2017 में जब मैंने इसकी समीक्षा की, पाया कार्य की प्रोग्रेस 0। तो मैंने विभाग से पूछा, मैंने कहा जीरो प्रोग्रेस क्यों है? कहा साहब इसमें तो लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा जो शिलान्यास हुआ है? कहा साहब वो तो फर्जी हुआ है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 80% लैंड आपके पास जब होगी तब आप उसका डीपीआर बनाएंगे, फिर उसके टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, फिर शिलान्यास करेंगे। इन्होंने इसमें से कोई औपचारिकता पूरी नहीं की, सीधे डीपीआर बनाया और डीपीआर बना करके टेंडर करवा करके उसका शिलान्यास कर दिया। लैंड थी नहीं, हमारी सरकार आई, मैंने उस पूरे टेंडर की प्रक्रिया को कैंसिल किया। कैंसिल करके फिर से हमने पूरे सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद फिर हमने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लैंड ली, जब 96% लैंड हम लोग ले लिए, फिर हमने डीपीआर बनवाया। डीपीआर बनवा करके मैंने टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़वाया। टेंडर की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो पहली बार जो हमारे पास टेंडर आए थे वह ठीक 15,200 करोड़ के आए। दिसंबर 2016 में भी उतना, मार्च 2018 में भी उतना। तो मैंने विभाग से पूछा, मैंने कहा भी सब हो गया? कहा हां सब पूरा तैयारी हो गई। मैंने कहा भी देखो प्रधानमंत्री जी से मुझे अनुरोध करना है इसका शिलान्यास करने के लिए, आप लोग तैयार हैं? उन्होंने कहा हां। मैंने कहा कितने का इसका डीपीआर बना है और टेंडर में कितने का आया है? कहा साहब 15,200 करोड़ का। और मैंने कहा पहले दिसंबर 2016 में? कहा साहब 15,200 करोड़। मैंने कहा भी एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं हुआ? 1.5 साल के बाद क्या कोई महंगाई बढ़ी नहीं है क्या? ये 15,300 करोड़ क्यों नहीं हुआ? 15,500 करोड़ क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ संदेह हुआ। मैंने कहा टेंडर जो हुए हैं इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा नहीं, अलग अलग। मैंने कहा इसको कैंसिल कर दो। हमने कैंसिल करवाया और मैंने कहा एक साथ मंगाओ, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ आनी चाहिए। एक साथ मंगाई गई और वही प्रोजेक्ट देखिए पहले 340 किलोमीटर लंबा था, 110 मीटर चौड़ा था। हमारी सरकार के समय 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा। वही प्रोजेक्ट 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है, बनकर के पूरा हो गया है, राष्ट्र को समर्पित भी हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये जो 3,000 करोड़ रुपए जा रहा था, 3,500 करोड़ रुपए कहां जा रहा था? अखिलेश जी थोड़ा इसके बारे में भी प्रदेशवासियों के सामने बता देते। ये पैसा मेरा नहीं था, ये प्रदेश के ही लोगों का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, प्रदेश के ही गरीबों का पैसा था। इसके बारे में भी थोड़ा बता देते तो उनके कारनामे भी थोड़ा प्रदेश की जनता सुनिए। इत्र वाले मित्र के यहां जो पैसा मिल रहा है ना, यही पैसा है। यही तो चिढ़ है कि हमारा जेसीबी केवल बुलडोजर पे ही नहीं चलता है, हमारा बुलडोजर केवल माफियाओं के ऊपर नहीं चल रहा है, इत्र वाले मित्र की यहां भी ठूस ठूस करके वहां से भी जेसीबी पैसा निकाल ले रही है। यही तो उनकी पीड़ा है और इसीलिए तो बोखलाहट में ज्यादा इसलिए हुआ। वो तो अच्छा है कि उन्होंने यहां पर आकर के आपको धमकी नहीं दे दी, नहीं तो इस समय तो पत्रकारों को धमकी भी दे रहे हैं। तो ये भी बोल रहे हैं कि मैंने एक बार एक पत्रकार को अपने घर पे बुलाया था और उसके गले में तलवार रख दी थी। पत्रकारों के गले पे तो हमेशा तलवार रहती है। नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं। लेकिन आपने जो फिगर्स बताए और आपने कहा दिमाग के कंप्यूटर से, तो मुझे आपके स्कूल के टीचर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि गणित में जीनियस थे और हमेशा क्लास में टॉप करते थे।
तो मुझे लगता है वो जो आपकी ट्रेनिंग थी, वो जो पढ़ाई थी, वो आज भी आपके काम आ रही है। एक एक फिगर आपको याद है? नहीं, देखिए, मैं अपने स्कूली गुरुजनों के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ मुझे मेरे पढ़ाई कराने में योगदान दिया, और मैं कृतज्ञता का भाव हमेशा रखता हूं उन सबके प्रति। मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, मैं उनसे, मुझे लगता है कि वर्षों हो गए होंगे मिला नहीं हो, वर्षों क्या, कई दशक, तीन साढ़े तीन दशक हो रहे हैं, मिल नहीं पाया। इच्छा है मेरी एक बार उन सब का दर्शन कर सकूं, सबसे मिल सकूं। लेकिन ये प्रदेश के विकास से जुड़े हुए आंकड़े हैं जो प्रदेश की जनता के सामने आने चाहिए। और ये तो मैंने केवल दो, एक और विषय जिस पर आपको आपके दिमाग के कंप्यूटर से आंकड़े देने पड़ेंगे, जो अखिलेश जी ने सजेस्ट किया है पेंशन का। उन्होंने कहा कि मैं 3 गुना कर दूंगा पेंशन को। देखिए, अखिलेश जी किस पेंशन की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर 2 प्रकार की पेंशन की स्कीम अब वर्तमान में है। एक तो सरकारी कर्मचारियों की है, और दूसरी है उन लोगों की जो कमजोर तबके के लोग हैं। एक प्रकार से आप निराश्रित मान सकते हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं, या दिव्यांगजन हैं। अखिलेश जी ने एक कारनामा यहां पर भी किया था। उनकी सरकार के समय दिव्यांगजनों की पेंशन, वृद्धजनों की पेंशन और निराश्रित महिलाओं की पेंशन को रोक दी गई थी, और उन्होंने इसको रोक करके समाजवादी पार्टी के चुनिंदे कैडर को समाजवादी पेंशन जारी कर दी थी। ये पेंशन पार्टी के नाम पे नहीं होता है कि समाजवादी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर हम पेंशन जारी कर दें अपने कैडर को। सरकारी खाते से आप कैसा किसी पार्टी के कैडर को पैसा दे सकते हैं? अनर्थ है, अन्याय है, नहीं हो सकता है, नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रदेश के खजाने से जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए था, कमजोरों को मिलना चाहिए था, इनका तो सामाजिक न्याय की ध्वजियां उसी में उड़ गई कि इन्होंने समाजवादी पेंशन के नाम पर दलितों को, गरीबों को, निराश्रित महिलाओं को यानी विधवा महिलाओं को और वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन समाजवादी पार्टी के कैडर को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। हम लोग आए, मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, यार कैसा ये व्यक्ति है। यही होता है, हमारे जो पूर्वज कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठा करो। यह देर से उठने का ही दुष्परिणाम है कि कुबुद्धि कहां से आ गई कि इन गरीबों का पैसा वह कैसे बंदर बांट कर रहे थे। हमने उसको रोक लगाई, फिर मैंने मैपिंग कराई पूरे प्रदेश के अंदर, और मैंने कहा अभियान चलाओ, अभियान चलाओ। जितनी विधवा महिलाएं हैं, जितने निराश्रित बुजुर्ग हैं और जितने दिव्यांगजन हैं, इन सभी पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को पेंशन दो। 1 करोड़ लोग हैं वर्तमान में, 1 करोड़ परिवारों को इस 3 श्रेणी के, जिन्हें 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ वर्तमान में हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। एक पेंशन की स्कीम है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार का काम भी है और समाजवादी पार्टी के काले कारनामों को भी उजागर करता है। एक पेंशन की स्कीम यह है। दूसरी सरकारी कर्मचारियों की है न्यू पेंशन स्कीम। ये न्यू पेंशन स्कीम वेतन समिति की सिफारिश लागू होने के बाद यह स्कीम लागू हुई थी, और इस स्कीम को 2004 में जब मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लागू की थी। मुझे आश्चर्य होता है कि अखिलेश जी को आज अचानक ये नया उनका जो है वो कहां से जाग गया है कि हमें इस पे भी बोलना चाहिए, और प्रदेश के कर्मचारियों को भी उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई देखो, आप ये तो बता दीजिए कि 2004 में मुलायम सिंह जी ने जब इसको लागू किया था तब हो सकता है अखिलेश जी की उम्र उस समय, वैसे वे नाबालिग तो नहीं रहे होंगे, उस समय बालिग हो गए थे। तब प्रश्न करना चाहिए था अपने पिताश्री से कि पिताश्री ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न नहीं किया। जाने दीजिए, हम मानते हैं कि चलिए उस समय उनकी उम्र
जो भी रही होगी 30 साल की, तब भी हम मानते 30 साल की उम्र में भी वो नाबालिग थे, उनको कोई पता नहीं था। ये होता है, बहुत सारे लोग बुजुर्ग होने के बाद भी कभी बालिग नहीं हो पाते, ये उन पे भी लागू हो सकता है। लेकिन 2012 से 17 तक तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 5 साल तक प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। कम से कम उसी समय उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन स्कीम दी गई है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कभी नहीं की, उनके मानस में बात भी नहीं आई। मैं मानता हूं उनको अपनी मित्र मंडली से इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वह प्रदेश के बारे में सोच सके, कर्मचारियों के बारे में सोच सके। 2017 में हमारी सरकार आई, 2018 में कर्मचारी संगठनों ने मुद्दा उठाया था, मेरे पास आए थे, मैंने प्रश्न उनसे पूछा था। मैंने कहा यार स्कीम तो 2004 में लागू हो चुकी है, तो 2018 में इसको उठाने का औचित्य क्या, 14 वर्ष के बाद उठाने का औचित्य क्या? उन्होंने एक बात बहुत शालीनता, उन्होंने कहा साहब जहां से उम्मीद होती है वहीं मुद्दा रखा जाता है। जब वे ना उम्मीद थे तो उनके सामने नहीं रखते थे, उम्मीद है इसलिए आए हैं। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये सब रहस्य बताओ, ये सब चीजें लागू हुई हैं, क्या हुआ? और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ने उस समय शासन को जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि हां, ये न्यू पेंशन स्कीम नई वेतन समिति की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश के अंदर लागू हुई है, पूरे देश के अंदर इसको लागू किया गया है। और इसमें केवल राज्य नहीं, इसमें केंद्र के कर्मचारी भी हैं, सभी लोग इसमें हैं। उत्तर प्रदेश में एक अन्याय कर्मचारियों के साथ जरूर हुआ है। एक न्यू पेंशन स्कीम में जो एक प्रावधान था कि वेतन बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को नई पेंशन स्कीम में स्टेट का जो शेयर होना था, जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होना था, स्टेट 10% देगा और 10% कर्मचारी देगा। और यह पैसा 20 वर्ष में इतना होता कि कर्मचारी 20 साल के बाद अगर रिटायर हो तो वह नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की से अच्छा लाभ प्राप्त करता। लेकिन उसके लिए हर कर्मचारी का अकाउंट खुलना चाहिए था, स्टेट कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए था। न मुलायम सिंह जी के समय, वो अभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। खैर बहन जी को तो इन सब चीजों से, बहन जी को कहां से फुर्सत होती? जब भतीजे को फुर्सत नहीं थी तो बहन जी को कहां फुर्सत थी? तो बहन जी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। खैर उन्होंने इस पे कुछ बोला भी नहीं, तो मुझे उनके बारे में, उनकी व्यस्तता की जानकारी मुझे है ही, इसलिए उस पे मुझे बहुत बोलना भी नहीं। लेकिन अखिलेश जी ने भी 5 वर्ष में एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। मैं अपने 10 लाख नए कर्मचारियों से बोलूंगा कि वो पूछें अखिलेश जी से कि आखिर उन्होंने उन 5 वर्षों में एक भी कर्मचारी का कोई अकाउंट क्यों नहीं खोला। हो सकता है बाबूजी से अन्याय हुआ हो, लेकिन कम से कम बबुआ को ही कुछ सोच लेना चाहिए था। उन्होंने भी तो नहीं सोचा, एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। और जब अकाउंट नहीं है तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी शासन का जमा नहीं हो पाया, शासन का एक भी पैसा जमा नहीं हुआ। फिर 18 में मैंने कहा भी ये तो अन्याय है। कितना होता है पता लगा, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपए उस समय हमारी सरकार ने हर कर्मचारी का अकाउंट खुलवा करके स्टेट कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों के खाते में जमा करवाने का कार्य किया। और यही नहीं, हमारी सरकार ने स्टेट के शेयर को 10% से बढ़ाकर के 14% भी हमारी सरकार ने किया। अखिलेश जी को इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा था या हुआ है, यह उनके समय में हुआ है या मुलायम सिंह जी के समय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को बेहतर लाभांश दिया है और हर कर्मचारी की 16 लाख कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश में, देश के अंदर तमाम राज्यों ने कोरोना कालखंड में अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की, 30% तक कटौती की। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की। ससमय उन्हें वेतन दिया और उन्हें
किसी भी प्रकार से उन्हें कहीं हाथ न फैलाना पड़े, इस प्रकार का पूरा इंतजाम किया। इसलिए कर्मचारियों से पूछना चाहिए अखिलेश जी से कि आखिर यह अन्याय तो स्वयं करने वाले हैं, तो उनको इस पे प्रश्न उठाने का कोई, मुझे लगता है, औचित्य भी नहीं प्रतीत होता है। आपने मुलायम सिंह जी का नाम लिया, कई बार आपने परिवार की बात की। देखिए, उनके पास सलाह देने के लिए पिताजी भी हैं, चाचा जी भी हैं, वो भी राजनीति में हैं, पत्नी भी राजनीति में है, भतीजे भी राजनीति में हैं, भाई भी राजनीति में है। तो आपके पास तो परिवार है नहीं, आपको कहां से ये सब मदद मिलेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। उनके लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बारे में सोच नहीं है, उनको अपना परिवार ही प्रदेश लगता है, और मेरे लिए तो प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। यही बुनियादी अंतर है। उनके लिए एक परिवार ही प्रदेश है, मेरे लिए प्रदेश ही परिवार है। और इस बुनियादी सोच को अगर वे समझ पाते तो संभवतः आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपना नाम परिवारवादी पार्टी रख दे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि बहुत सारी हमने बातें की हैं, अखिलेश जी को कुछ मैसेज, संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी समय से उठने के आदी बने, प्रदेश के लिए सकारात्मक सोच रखें और गुस्सा कम हो। अपने काले कारनामों का जबरदस्ती किसी पत्रकार पर या किसी कर्मचारी पर या प्रदेश के किसी व्यापारी पर या प्रदेश के किसी नागरिक पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? देखिए, तो हर व्यक्ति जानता है, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। व्यक्ति जैसे करेगा वैसे ही फल भी प्राप्त होगा। ये तो इस चुनाव का समय ना, तो कोई चुनाव का भी संदेश होना चाहिए। चुनाव का संदेश यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने जो किए हैं उन कारनामों का ही परिणाम प्रतिफल के रूप में प्रदेश की जनता देने जा रही है। हमने जो किया है उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। हमें यह अपेक्षा प्रदेश की जनता जनार्दन से है, और मैं इसलिए नहीं, इस कार्य को हम लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने इसलिए नहीं किया कि हमें इसके बदले वोट मिले, इसलिए किया जिससे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने की यात्रा कहीं रुकने न पाए, कहीं थमने न पाए। इसलिए हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये अग्नि परीक्षा चुनाव के माध्यम से सबके सामने है। 10 मार्च को परिणाम सबके सामने आएंगे, और वे परिणाम मुझे लगता है सबको प्रफुल्लित हृदय से स्वीकार भी करने चाहिए। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और प्रदेश की जनता को मौका दिया समझने का कि आपको क्यों वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।